नमस्कार। सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन प्रोफेशनल एथिक्स का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको लेके अपन चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स या वर्तिक आचार क्या है और वर्तिक अवचार क्या है, इन दोनों को लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। कब वर्तिक अवचार के लिए जो स्टेट की बार काउंसिल है या जो भारत की बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कब इनको दंडित कर सकती है, उनकी दंड करने की पावर्स क्या है, इन सब को लेके अपने क्वेश्चन देखेंगे। वर्तिक आचार और वर्तिक अवचार, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होते हैं, इनको लेके अपन चर्चा करेंगे। तो वर्तिक आचार सबसे पहला अपने वर्तिक आचार। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स या वर्तिक आचार, इस वर्तिक आचार को वर्तिक सदाचार भी कहते हैं। वर्तिक सदाचार मतलब क्या है? वर्तिक सदाचार या आचार का मतलब क्या? वर्तिक का मतलब तो व्यवसाय होता है। वर्तिक का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। और ये जो प्रोफेशन है, ये जो एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है, इसको भी व्यवसाय माना गया है। इसको भी क्या माना गया है? व्यवसाय माना गया है। और आचार, आचार का मतलब होता है तरीका, रहन सहन, किस प्रकार से आचरण कैसे होगा। आचरण, आचार का मतलब आचरण, व्यवसाय करने का आचरण क्या होगा। और सदाचार का मतलब सदाचार, सद प्लस आचार। सद का मतलब होता है अच्छा आचरण, सद का मतलब अच्छा, और आचार का मतलब आचरण, अच्छा आचरण। तो ऐसा एक व्यापार के लिए एक ऐसा आचरण चाहिए जो अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग उस पर क्या कर सके? विश्वास कर सके। लोगों में उस व्यवसाय के प्रति निष्ठा हो, ऐसा आचरण होना चाहिए। किसका? वर्तिक आचार का मतलब ये कोई एक एडवोकेसी के लिए लागू नहीं है, ये सभी व्यवसायों के लिए है। सभी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन हो, सबके अंदर ये माना जाता है कि भी एक सदाचार होना चाहिए। एक एक ऐसा प्रोफेशन का एक आचार व्यवहार होना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स तय होने चाहिए कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, लोग उस पर विश्वास करें। देखिए वर्तिक लिखा है यहाँ पे, वर्तिक सदाचार है। वर्तिक का मतलब प्रोफेशन लिखा है यहाँ पे, प्रोफेशन, व्यवसाय। वर्तिक, वर्तिक व्यवसाय तो सारे होते हैं, इस एडवोकेसी को भी व्यवसाय माना गया है। लेकिन ऐसे व्यवसाय जहां उसके ज्ञान या कुशलता की बात हो, जहां उसके ज्ञान या कौशल की बात हो, ऐसे ज्ञान या कौशल से किया जाने वाला, जहां उसकी शारीरिक व्यक्तिगत योग्यताओं को, व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर तो व्यवसाय किया जाता है। जैसे जैसे शिक्षा का, जैसे शिक्षक है, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक अपने ज्ञान के आधार पर क्या करता है? शिक्षा देता है। तो शिक्षा अपने आप में एक वर्तिक है उसकी। एक अधिवक्ता है तो एक अधिवक्ता भी अपने आप में क्या है? एक अधिवक्ता भी अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर क्या करता है? ये व्यवसाय करता है। तो ऐसा यहाँ उनके ज्ञान, यहाँ उनके जो कौशल क्या है, बुद्धि क्या है, तो बुद्धि और ज्ञान के आधार पर ये व्यवसाय किया गया है। एक व्यवसाय, फैक्ट्री, उद्योग लगाते हैं, उसको भी व्यवसाय कहते हैं। लेकिन वहां व्यक्ति का वो व्यक्तिगत योग्यता नहीं होती, वहां मशीनरी की योग्यता ज्यादा होती है। तो जहां जिस जगह व्यक्ति के खुद की योग्यता के आधार पर कोई व्यवसाय किया जाता है, उसको वर्तिक कहा जाता है, उसको वर्तिक कहा जाता है। और ऐसे व्यवसाय के लिए कुछ सदाचार होते हैं, कुछ अच्छे आचरण होते हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो वर्तिक आचार क्या है? विधिक व्यवसाय में वर्तिक आचार का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? इस वर्तिक आचार का या सदाचार का। विधिक व्यवसाय में, लीगल जो प्रोफेशन है, इसके अंदर इस वर्तिक आचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए कैसे महत्वपूर्ण स्थान। वर्तिक सदाचार ही विधि व्यवसाय के आचरण को विनियमित करता है। ये जो वर्तिक सदाचार है, ये क्या करते हैं? विधिक व्यवसाय के आचरण को विनियमित करने का काम करते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ये चीजें हैं वो अपने व्यवसाय में अपनानी है, उनका पालन करना है, और ये चीजें हमें नहीं करनी है। इससे क्या होता है? इससे विधिक व्यवसाय का विनियमितीकरण होता है, यानी विधिक व्यवसाय में लोगों को विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक नहीं है। विधि व्यवसाय को अपने स्वयं के प्रति, अपने पक्षकारों के प्रति और न्यायालयों के प्रति कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। ये जो सदाचार है, ये किसके प्रति है? ये अपने स्वयं के प्रति है। किसके प्रति? एक अधिवक्ता का अपने स्वयं के प्रति भी अच्छे आचरण बताएंगे कि आपको ये करना है। एक अधिवक्ता को अपने पक्षकारों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, इसको यहाँ सुनिश्चित किया गया है। एक अधिवक्ता को अपने न्यायालय के प्रति,
न्यायालय के प्रति कैसा व्यवहार करना है, क्या कर्तव्य उसका पालन करना है, वो तमाम चीजें यहाँ बताई गई है कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहेगा, स्वयं जो अपनी जो ज्ञान को है निरंतर अपडेट रखेगा, अपने कानूनों की जानकारी रखेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, ऐसे पक्षकारों के प्रति पक्षकारों को सही राय देगा, सही समय पर उनको सूचनाएं देगा, उनके केस के बारे में समय समय पर अवगत करवाता रहेगा। ऐसे ही न्यायालय के प्रति न्यायालय की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे न्यायालय की गरिमा को आघात लगे। तो ये तमाम चीजें हैं वो क्या है, इनके सदाचार होते हैं। यानी एक अधिवक्ता को अपने स्वयं के प्रति क्या क्या अच्छे आचरण रखने चाहिए, एक अधिवक्ता को अपने पक्षकारों के प्रति कैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए, एक अधिवक्ता को अपने न्यायालय के प्रति कैसा व्यवहार आचरण करना चाहिए। ये जो आचरण बताया गया है इन्हीं को क्या कहा गया है, सदाचार कहा गया है। इन्हीं को क्या कहा गया है, सदाचार कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में नागेश्वर प्रसाद उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने कहा है कि विधि व्यवसाय के संदर्भ में वर्तिक सदाचार वह लिखित या अलिखित संहिता है। वर्तिक आचार क्या है, वर्तिक सदाचार क्या है, लिखित या अलिखित संहिता है। भाई चाहे तो इसे कहीं लिखा गया और चाहे नहीं लिखा गया, ये एक ऐसी संहिता है वर्तिक आचार जिसे क्या करना चाहिए, जो विधि व्यवसाय के अपने प्रति, अपने पक्षकारों के प्रति, अपने विरोधी पक्ष के प्रति और न्यायालय के प्रति व्यवहार को संचालित करता है। ये क्या करता है, ये ऐसी संहिता है, ऐसा कानून है जो क्या करता है, अपने स्वयं के प्रति, अपने पक्षकारों के प्रति, अपने न्यायालय के प्रति और अपने साथी अधिवक्ताओं के प्रति, किसके प्रति, साथी अधिवक्ताओं के प्रति अपने व्यवहार को विनियमित करता है, अपने व्यवहार के आचरण को तय करता है कि हमें अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें खुद के साथ कैसे रहना है, खुद के साथ उसका व्यवसाय करना है तो खुद के क्या तौर तरीके होंगे, किस प्रकार से रहेगा, ये तमाम बातें यहाँ इस सदाचार में बताई गई है। विधि व्यवसाय एक स्वतंत्र व्यवसाय है। विधि व्यवसाय कैसा है, स्वतंत्र व्यवसाय है, क्योंकि ये किसी के अधीन नहीं है, अपने आप में है, जब चाहे अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है, जब चाहे जा सकता है, जब चाहे नहीं जा सकता। तो ये स्वतंत्र व्यवसाय है, अपने आप में एक अलग है, किसी का इस पर कोई अधीनता नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। स्वतंत्रता इस व्यवसाय का प्रमुख लक्षण है। यानी ये जो व्यवसाय है विधिक व्यवसाय, इसका पहला लक्षण क्या है कि ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता इसका पहला लक्षण माना जाता है। स्वतंत्रता इस व्यवसाय का पहला लक्षण है। साथ ही ज्ञान कुशलता, स्वतंत्र तो है ही है, ये व्यवसाय कैसा है, स्वतंत्र है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इसमें ज्ञान, इसमें कुशलता, ज्ञान कुशलता, परिश्रम, पारस्परिक स्नेह, क्षमता आदि इस व्यवसाय को क्या ले जाते हैं, शीर्ष स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। यानी क्या करते हैं, ये अगर किसी व्यक्ति में विधि व्यवसाय स्वतंत्र है, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई इंटरफेयर नहीं है किसी का, लेकिन इस व्यवसाय की बुलंदियों को अगर छूना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अपने व्यवसाय के प्रति कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। यानी जिस व्यवसाय को, जिस क्षेत्र में वकालत कर रहा है अधिवक्ता, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या रेवेन्यू का हो या कोई और चीज में हो, जिस भी क्षेत्र में है, उसे अपने आप में क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस चीज में, तब लोग उसके पास आएंगे। तो ज्ञान उसके पास होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, अधिवक्ता को अपडेट रहना पड़ता है। आज देश दुनिया में क्या हो रहा है ये अधिवक्ता को मालूम होना चाहिए। अधिवक्ता को अपने विषय के प्रति कुशलता होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज में। अधिवक्ता को खूब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है। पारस्परिक स्नेह, आपस में क्या करना रखता है, आपस में स्नेह बनाए रखना पड़ता है, स्वयं के प्रति, पक्षकारों के प्रति, न्यायालय के प्रति और साथ ही अधिवक्ताओं के प्रति और आम जनता के प्रति उसे क्या रखना पड़ता है, पारस्परिक स्नेह का व्यवहार करना पड़ता है। और ऐसी अगर क्षमता किसी में विकसित हो जाती है तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी शीर्ष बुलंदियों को छू लेता है, वह ऊंचाइयों तक जाता है, दुनिया में उसका नाम होता है। अगर ऐसा चीजें रखता है, वो ज्ञान कुशलता परिश्रम पारस्परिक स्नेह के आधार पर क्या कर सकता है, वो इस व्यवसाय में बुलंदियों को छू सकता है। विधि व्यवसायी
अपनी पूर्ण क्षमता, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। विधि व्यवसायी है, विधि व्यवसायी का मतलब एडवोकेट ही हो गया, तो विधि व्यवसाय करने वाला उसको विधि व्यवसायी बोलेंगे। ये क्या करेगा, अपने परिश्रम से, अपनी पूर्ण क्षमता से, निष्ठा से और ईमानदारी से अपने व्यवसाय के दायित्वों का निर्वहन करे। भी एक अधिवक्ता को क्या करना है, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना है, अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना है। जो अधिवक्ता के दायित्व है इनका ईमानदारी से पालन करे, इनका जो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करे। इन्हीं बातों को क्या कहा गया है, वैयक्तिक सदाचार कहा गया है। वे एक ईमानदारी उसकी ये है कि भी वो जिस अधिवक्ता से फीस लेता है उससे बस जायज फीस ले। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह अपने क्लाइंट को समय समय पर सही बातों की जानकारी देता रहे, केस के प्रति पूरी निष्ठा, लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ काम करे, जो भी चीज उसको चाहिए उसके प्रति वो गंभीर होकर कार्रवाई करे, समय पर कार्रवाई करे। यानी एक अधिवक्ता की ये सारे कर्तव्य है कि वह क्षमता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्या करे, अपने दायित्वों का निर्वहन करे। ये जो दायित्वों का निर्वहन करने का जो भार इस पर डाला गया है ईमानदारी के साथ, ये क्या है, यही इसके वर्तिक सदाचार है, यही क्या इसके वर्तिक सदाचार है, यानी अच्छा आचरण है। भी एक अधिवक्ता को अच्छा आचरण रखना चाहिए। एक अधिवक्ता अगर किसी से ये कहता है कि भी ठीक है, मुझे मेरी मेरी उस न्यायिक अधिकारी के साथ मेरी 60 गांठ है, मैं आपका केस ऐसे ही जितवा दूंगा, मेरे को इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे, मैं आपका केस ऐसे करवा दूंगा, तो ये उसका ज्ञान नहीं है, ये उसकी कुशलता नहीं है, ये तो फिर उसका दूसरा हो गया, ये तो ईमानदारी नहीं है उसकी, ये उसकी मेहनत से नहीं है, यानी ये तो वो गलत तरीकों से करता है। तो ऐसी गलत तरीके वो क्या हो जाएंगे, उसके अवतार हो जाएंगे। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी ईमानदारी के साथ, ज्ञान, कुशलता, मेहनत के साथ काम करेगा, तो ये क्या होंगे, उसके वर्तिक सदाचार होंगे, क्या होंगे, अच्छा आचरण होगा। तो एक अधिवक्ता को हमेशा अपना अच्छा आचरण बनाए रखना चाहिए, अपने सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। अभय प्रकाश सहाय वर्सेस हाईकोर्ट पटना, ये केस है अभय प्रकाश सहाय, अभय प्रकाश सहाय वर्सेस पटना हाईकोर्ट, वर्सेस पटना हाईकोर्ट। अभय प्रकाश सहाय वर्सेस पटना हाईकोर्ट का मामला है। इस मामले में क्या कहा गया, इस मामले में कहा गया कि वकालत का व्यवसाय आरंभ से एक उच्च स्तरीय बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जाता है। इस और अभय प्रकाश सहाय वर्सेस पटना हाईकोर्ट के मामले में न्यायाधीश ने ये कहा कि ये जो विधिक व्यवसाय है ये क्या है, उच्च स्तरीय बौद्धिक है, उच्च स्तरीय बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है, बौद्धिक और नैतिक। बौद्धिक का मतलब बुद्धि के आधार पर किया जाने वाला व्यवसाय है, नैतिक का मतलब नैतिकता के आधार पर किया जाने वाला व्यवसाय है। एक अधिवक्ता की छवि कैसी है, यही उसके व्यवसाय को तय करती है कि वो आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये जो छवि है, ये जो लोगों में उसका जो नजरिया है, वही क्या करता है, आगे चल के उस व्यवसाय को बढ़ाता है। तो ये जो अधिवक्ता का व्यवसाय क्या है, उच्च स्तरीय बौद्धिक व्यवसाय है, नैतिक व्यवसाय के आधार पर ये किया जाता है। समाज में भी इस व्यवसाय का अपना अनूठा स्थान है, यानी समाज में लोग इस प्रोफेशन को क्या समझते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति में पाते हैं, एक सम्मानजनक व्यवसाय समझते हैं कि अधिवक्ता का जो व्यवसाय है वास्तव में वो क्या है, सम्मानजनक व्यवसाय है, इसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। विधि व्यवसाय न केवल अपने पक्षकारों की मदद करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये व्यवसाय कैसा है, ये व्यवसाय ऐसा नहीं है, ये व्यवसाय ऐसा है जो अपने पक्षकारों की मदद करता है। ये केवल एक पक्षकारों की बात नहीं कि क्लाइंट इसके पास आ गया, ये क्लाइंट की ही हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। अधिवक्ता न केवल अपने क्लाइंट की हेल्प करता है, अपने पक्षकारों की मदद करता है, बल्कि न्याय प्रशासन में न्यायालय की भी सहायता करता है। क्या करता है, न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करता है, न्याय प्रदान करने में ये सहायक रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। भी कोई क्लाइंट इसके पास आता है, कोई पक्षकार इसके पास आता है, तो उसकी तो मदद करता ही करता है, ये पक्षकार की तो मदद करता ही करता है, लेकिन केवल पक्षकार की मदद नहीं करता, और क्या करता है, ये न्याय प्रशासन में भी सहायता करता है, न्याय प्रशासन में भी सहयोग करता है। उसी के आधार पर क्या होता है कि न्याय किया जाता है। न्यायाधीश अकेला न्याय नहीं कर सकता, न्यायाधीश न्याय तभी कर पाएगा जब अधिवक्ता उसका सहयोग करते हैं, अधिवक्ता ऐसे न्याय प्रशासन में अपनी सही भूमिका का निर्वहन करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, न्याय प्रदान किया जाता है। यही कारण है कि इस व्यवसाय की जनता में साख रही है।
और इसी काम से न्याय प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण जनता में इसकी एक साख मानी जाती है, जनता में इसकी एक रेपुटेशन मानी गई है। यदि विधि व्यवसाय की साख गिरती है तो यह दुख की बात होती है। अगर विधि व्यवसाय की साख गिरती है, साख साख का मतलब रेपुटेशन, अगर विधि व्यवसाय की साख गिरती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो अधिवक्ता की साख होनी चाहिए और साख के बल पर क्या करता है? वह न्याय प्रशासन में अपना सहयोग भी करता है और पक्षकारों की भी मदद करता है, आमजन की भी मदद करता है, विधिक जानकारियां लोगों को देता है, लोगों को जागरूक करता है। इन तमाम चीजों से क्या है? अधिवक्ता की एक इज्जत होती है, अधिवक्ता की एक साख होती है। अगर अपनी वह साख को गिराता है तो फिर निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण कहलाता है। ऐसा किया जाना वास्तव में न्याय का जो है वो पक्ष कमजोर करता है। श्रीमाथी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक मामला हुआ है, श्रीमाथी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। श्रीमाथी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया, ये भी चेन्नई हाईकोर्ट का मामला था। इसमें कहा गया कि न्याय प्रशासन में विधि व्यवसायियों की भूमिका निर्विवाद है। न्याय प्रशासन है ना, न्याय प्रशासन में विधि व्यवसायी हैं, जो एडवोकेट हैं, जो विधि व्यवसायी हैं, इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका निर्विवाद है, यानी वास्तव में इनका जो है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। ये कोई विवाद का विषय नहीं, निर्विवाद है, यानी ये निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि न्याय प्रशासन में अधिवक्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। न्यायालय अकेला न्याय प्रदान नहीं कर पाता, अधिवक्ता सहयोग करते हैं तभी न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाते हैं। तो न्याय प्रशासन में निश्चित रूप से क्या है? विधि व्यवसाय का जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अधिवक्ता है जो अपने पक्षकार के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखता है। अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पक्षकार को क्या करता है? न्यायालय के समक्ष रखता है। भाई अधिवक्ता अपने पक्षकार की पैरवी करेगा न्यायालय में, तो न्यायालय में क्या करेगा? वो उस अपने पक्षकार का पक्ष रखता है। और अधिवक्ता और पक्षकार के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। जब ऐसे पक्षकार और न्यायालय के बीच में जो अधिवक्ता है वो कार्य करता है तो इसके क्लाइंट के और अधिवक्ता के क्या हो जाते हैं? वैश्वासिक संबंध हो जाते हैं, यानी विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। एक पक्षकार ने कुछ भी किया है वो जाके अपने अधिवक्ता को सही बताता है। अधिवक्ता को उस पर विश्वास होता है कि ये किसी को नहीं बताएगा, इसलिए उसे संपूर्ण जानकारी देता है। एक पेशेंट रोगी होता है, वो डॉक्टर को अगर पूरी बात नहीं बताएगा तो उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाता। ऐसे ही एक पक्षकार क्लाइंट है, वो जाके अधिवक्ता को अपनी पूरी बात नहीं बताएगा, तब तक वो भी उसको न्याय प्रदान करवाने में असमर्थ होता है। तो न्याय प्रदान करने के लिए जरूरी है कि अधिवक्ता को सारी बातें बताए। जब अधिवक्ता को सारी बातें बताएगा तब पक्षकार के मन में ये विश्वास रहेगा कि ये मेरी बात किसी को नहीं बताएगा। और यही जो संबंध है, यही जो रिलेशन है वो वैश्वासिक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्वासिक संबंध कहलाता है। अतः अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे। इन वैश्वासिक संबंधों के प्रति अधिवक्ता की ड्यूटी बनती है कि वो कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे उसका वैश्वासिक संबंध टूटे, यानी पक्षकारों के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उनके जो वैश्वासिक संबंध है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, उनमें कोई खटास आए, उनमें कोई टूटे, या उनमें कोई ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हो जिससे क्लाइंट है वो ये कहे कि ये अधिवक्ता ठीक नहीं है, ये हमारी बातों को जो गोपनीय थी उनको उजागर करता है, या ये दूसरे पक्षकार के साथ मिल जाता है। तो ऐसे विश्वासिक संबंधों को टूटने वाले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अधिवक्ताओं का कदाचार या प्रतिकूल आचरण अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत जांच का विषय माना गया है। अगर अधिवक्ता सही तरीके से काम करता है तब तो ठीक है। अगर अधिवक्ता अपने आचरण के विरुद्ध, यानी इन सदाचारों के विरुद्ध गलत आचरण करता है या कदाचार करता है, तो फिर इसको जो अधिवक्ता अधिनियम है, अधिवक्ता अधिनियम 1961, इसके तहत क्या की जा सकती है? इसकी जांच की जा सकती है और अधिवक्ता को दंडित किया जा सकता है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 बनाया गया कि अगर अधिवक्ता कोई वर्तिक कदाचार करता है, सदाचार करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कदाचार करता है, कदाचार का मतलब गलत आचरण करता है, तो उसको अधिवक्ता अधिनियम के तहत क्या किया जा सकता है? उसकी जांच की जा सकती है और ऐसे गलत आचरण के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। जधारा मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ के मामले में क्या कहा गया? जधारा हाजी मुस्तफा मोहम्मद यूसुफ के मामले में कहा गया कि अधिवक्ताओं का व्यवसाय अपना गरिमा एवं गुणवत्ता का व्यवसाय है। क्या है?
अधिवक्ता का व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? गरिमापूर्ण व्यवसाय है और गुणवत्ता का व्यवसाय है। गुणवत्ता का व्यवसाय है। अगर अपना अच्छा ज्ञान दुनिया को देगा, अपनी अच्छी जानकारी देगा तो लोग उसके पास आएंगे, यानी अगर उसमें क्वालिटी होगी तो लोग उसके पास स्वतः चल करके आएंगे। तो गरिमापूर्ण व्यवसाय इसे माना गया है, इसे गुणवत्ता का व्यवसाय माना गया है। एक अधिवक्ता जो सही जानकारी नहीं देगा, लोगों को गलत तथ्यों की गलत भ्रम में डालेगा या उनसे पैसा उठने का काम करेगा तो वो ज्यादा दिन तक वहां टिक नहीं पाएगा। तो ये एक गुणवत्ता का व्यवसाय है, एक गरिमापूर्ण व्यवसाय इसे माना गया है। सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं, सर फ्रांसिस बेकन, सर फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं इस विधि व्यवसाय के बारे में? सर फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं कि न्यायालय न्याय के पवित्र मंदिर है। क्या है? न्यायालय क्या है? न्याय के पवित्र मंदिर है। न्यायालय न्याय के पवित्र मंदिर है। न्याय के पवित्र मंदिर है। न्यायालय क्या है? न्याय के पवित्र मंदिर है। ये बात सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि न्यायालय न्याय के मंदिर हैं। न्यायालय में अनुशासन और शालीनता बनाए रखना जरूरी है। न्यायालय न्याय के मंदिर है। अब न्याय के मंदिर है तो न्यायालय में अनुशासन भी बनाए रखना पड़ेगा। अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, अपरिहार्य है। शालीनता भी वहां पर रखनी पड़ती है, शालीनता का व्यवहार करना पड़ता है। न्यायालय तो न्यायालय में ये नहीं है वहां न्यायालय में जाएंगे ना, जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम अनुशासन में रहते हैं ना कि हमें आराम से चलना है, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मंदिर की गरिमा के विपरीत हो। ऐसे ही हम जब न्यायालय में जाते हैं, जब अधिवक्ता न्यायालय में जाता है तो न्यायालय भी क्या है? न्यायालय भी न्याय का मंदिर माना गया है। जब न्यायालय में जाएगा तो उसको अनुशासन बनाए रखना पड़ता है, शालीनता का व्यवहार करना पड़ता है, शालीनता का व्यवहार करना जरूरी है। न्याय प्रशासन तभी सुचारू रूप से चलेगा जब न्यायिक प्रक्रिया का गरिमा के साथ संचालन होगा। न्यायिक प्रक्रिया वो तभी सही चल पाएगी जब उसमें गरिमापूर्ण व्यवहार होगा। जब उसमें गरिमापूर्ण व्यवहार होगा तभी न्याय प्रक्रिया सही ढंग से चल पाएगी, अन्यथा न्याय प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल पाएगी। पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति के मामले में, पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति, ये आपका लीडिंग केस भी है। पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का हो सकता है आपके ये क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन आता है वैसे एक पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति का केस भी आ सकता है। इन री विनय चंद्र मिश्रा का भी केस आता है, इन री विनय चंद्र मिश्रा का भी मामला आता है। एक डॉक्टर चुलाने का मामला, वो भी क्या आता है आपके लीडिंग केस में आता है। तो पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सतीश चंद्र अग्रवाल ने कहा था, सतीश चंद्र अग्रवाल एक न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि न्याय प्रशासन एक प्रवाह है। न्याय प्रशासन क्या है? न्याय प्रशासन एक प्रवाह है। प्रवाह का मतलब समझते ना आप? न्याय प्रशासन क्या है? न्याय प्रशासन एक प्रवाह है, एक धारा है जिसको हमेशा क्या है? बहते रहना चाहिए। जैसे पानी का बहाव जब तक ठीक रहेगा, जब तक पानी बहता है, जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। वैसे ही न्याय प्रशासन भी क्या है? न्याय प्रशासन एक बहाव है। इसमें क्या होना चाहिए? इसे स्वच्छ रहना चाहिए। न्याय प्रशासन क्या है? न्याय प्रशासन एक बहाव है, प्रवाह है, प्रवाह है। इस प्रवाह को क्या बनाए रखना है? स्वच्छ बनाए रखना है, शुद्ध बनाए रखना है और प्रदूषण मुक्त रखना है, एवं प्रदूषण मुक्त रखना है। जैसे पानी है, पानी का बहाव जब तक रहेगा तब तक वो स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा और प्रदूषण मुक्त रहेगा। जैसे ही पानी का बहाव एक जगह इकट्ठा हो जाता है वैसे ही पानी अस्वच्छ हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और प्रदूषण युक्त हो जाता है। तो प्रवाह जरूरी है। ऐसे ही न्याय प्रशासन भी एक प्रवाह है, इसमें स्थिरता नहीं आनी चाहिए, प्रवाह हमेशा बहता रहना चाहिए। जैसे पानी बहता है वैसे न्याय प्रशासन भी चलता रहना चाहिए। तो न्याय प्रशासन चलेगा तो कैसे रहेगा? वो स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। इसको ऐसा रखना आवश्यक भी है। इसका सरोकार केवल न्यायिक अधिकारियों से नहीं होकर अधिवक्ताओं से भी है। न्याय प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि ये केवल न्यायिक अधिकारियों से ही मतलब रखा जाएगा। ये न्याय प्रशासन स्वच्छ रहना, न्याय प्रशासन प्रवाह का मतलब ये नहीं है इसमें केवल न्यायिक अधिकारी हैं। न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ अधिवक्ता भी इसका क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो न्यायिक प्रशासन में न्यायिक अधिकारियों
का ही एक, केवल ये नहीं कि न्यायिक अधिकारी ही न्याय प्रशासन है, न्याय प्रशासन के लिए जरूरी है एक अधिवक्ता का सहयोग होना भी जरूरी है, तभी क्या होगा, न्याय प्रशासन का प्रवाह होगा, अन्यथा न्याय प्रशासन रुक जाएगा। अगर न्याय प्रशासन है, मान लो न्यायाधीश तो बैठे हैं, न्यायाधीश तो आज कोर्ट में आ गए हैं, न्यायाधीश अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी या अधिवक्ता न्यायालय में प्रेजेंट नहीं हो रहे, तो क्या न्यायालय अपना काम सही ढंग से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यायाधीश तभी काम कर पाएगा जब अधिवक्ता अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जब अधिवक्ता न्यायालय में प्रेजेंट होंगे, जब अधिवक्ता केस में कार्रवाई करेंगे, तभी न्याय प्रशासन सही ढंग से चल पाएगा। जब सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा तो न्याय प्रशासन स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा और प्रदूषण मुक्त रहेगा। ऐसा आचरण न्यायालय के प्रति ठीक रखना, न्यायालय जैसे न्यायालय में न्यायिक अधिकारी को अधिकारी माना गया है, वैसे ही अधिवक्ता को भी क्या माना गया है? ऑफिसर माना गया है। अधिवक्ता को भी एक न्यायालय का अधिकारी माना गया है। इसलिए न्यायालय ये अधिवक्ता से भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह भी अपना आचरण न्यायाधीश की तरह बनाए रखे, कोई इसके आचरण पर अंगुली नहीं उठा सके और पक्षकारों के प्रति ही नहीं अपितु न्यायालय के प्रति भी सत्यनिष्ठ बना रहना चाहिए। वे पक्षकारों के प्रति ईमानदार नहीं रहना, केवल पक्षकारों के प्रति नहीं, भी पैसा लिया है तो उनके प्रति वफादारी निभानी है। यानी अधिवक्ता को पक्षकारों के साथ साथ न्यायालय के प्रति भी क्या रखना है? सत्यनिष्ठता, निष्ठा के पूर्वक काम और ईमानदारी के साथ कार्य करना होता है। तो पीडी गुप्ता वर्सेज राममूर्ति के मामले में ये न्यायाधीश ने सतीश चंद्र अग्रवाल ने ये बात कही थी। इन री विनय चंद्र मिश्रा के मामले में भी एक बात आई थी। इन री विनय चंद्र मिश्रा में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि न्यायालय अधिवक्ता का सम्मान करता है, उनकी बात को ध्यान से सुनता है। न्यायालय क्या करता है? न्यायालय अधिवक्ता की बात को सम्मान के साथ सुनता है। न्यायालय न्यायाधीश है, न्यायाधीश होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई सर्वे को सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय क्या करेगा? अधिवक्ता जब अपना पक्ष रखता है तो अधिवक्ता की बात को सम्मान के साथ सुनता है। कैसे? सम्मान के साथ अधिवक्ता के पक्ष को सुनेगा और अधिवक्ता का भी ये कर्तव्य बनता है कि वह भी न्यायालय को समुचित सम्मान दे। यानी जब कोर्ट अधिवक्ता को सम्मान देती है तो अधिवक्ता की भी ये ड्यूटी बनती है कि वह भी न्यायालय का पूरा सम्मान करे और न्यायालय की गरिमा को बनाए रखे, शांति और धैर्य के साथ कार्य करे और कभी भी अपना संतुलन नहीं खोए और इस गरिमा को, न्यायालय की गरिमा को आघात नहीं पहुंचाए। अगर ऐसा करेगा तो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। अगर ऐसा करेगा, न्यायालय में जाकर के अधिवक्ता जोर जोर से चिल्लाएगा, अपनी दादागिरी वहां दिखाएगा, तो ऐसा करने से फिर दुष्परिणाम सामने आते हैं। न्यायालय में शालीनता का व्यवहार करना है, गरिमा के साथ वहां रहना है, न्यायालय का भी सम्मान करना है, पक्षकारों का भी सम्मान करना है, या साथ ही अधिवक्ताओं के प्रति भी समानता का व्यवहार करना है। तो अगर ऐसा करेगा तो इससे न्यायालय के जो परिणाम है वो अच्छे आएंगे। अगर इनके विपरीत कार्य करेगा तो निश्चित रूप से दुष्परिणाम आएंगे। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक अधिवक्ता अपने कर्तव्यों का अगर निष्ठापूर्वक पालन करता है, एक अधिवक्ता अगर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे, पक्षकार और न्यायालय के प्रति भी अपने वैश्वासिक संबंधों को बनाए रखे और न्यायालय की गरिमा को आंच न आने दे, तो ये क्या कहलाएंगे? उसके वर्तिक सदाचार कहलाएंगे। भाई क्या करना है उसको? उसने न्यायालय का भी पूरा सम्मान करना है, पक्षकारों का भी पूरा सम्मान करना है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही ढंग से करना है और न्यायालय की गरिमा को कोई आंच नहीं आए ऐसा कार्य करना है। अगर ऐसा कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? वर्तिक सदाचार की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961, इन सब के अलावा, इन केसेस के अलावा जो अधिवक्ता अधिनियम है, अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961, इसमें भी बताया गया है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कहा गया है कि धारा 49(1) गै, धारा 49(1) गै, धारा 49(1) गै में ये कहा गया है वर्तिक आचार को लेके कि विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं के वर्तिक आचरण, किसके द्वारा? विधिज्ञ परिषद के द्वारा, जो बार काउंसिल है उसके द्वारा, विधिज्ञ परिषद के द्वारा अधिवक्ताओं के आचरण को, विधिज्ञ परिषद के द्वारा अधिवक्ताओं के आचरण को तथा शिष्टाचार के कुछ मानक तय किए गए हैं, तथा शिष्टाचार के कुछ मानक तय किए गए हैं।
और ऐसे नियम, ऐसे मानक, इनका अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर अधिवक्ता को क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। यानी सेक्शन 49(1)(c) में ये कहा गया है, विधिज्ञ परिषद पर ये ड्यूटी डाली गई है कि विधिज्ञ परिषद क्या कर सकता है, अधिवक्ताओं के आचरण का नियमन करने वाले, अधिवक्ताओं की शिष्टाचार की कुछ मानक तय किए गए हैं, अगर इनका उल्लंघन करता है तो फिर अधिवक्ता को दंडित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्तिक सदाचार का मतलब ये है कि इस वर्तिक सदाचार को बनाए रखने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा आचरण करना चाहिए अधिवक्ता को। तो वर्तिक सदाचार के कुछ उद्देश्य हैं, भाई ऐसे आचरण क्यों करने चाहिए, इसके कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे विधि व्यवसाय की मर्यादा एवं सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखना। भाई वर्तिक आचार करने के पीछे, वर्तिक आचार अपनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से विधि व्यवसाय की मर्यादा बनेगी, विधि व्यवसाय की एक मर्यादा होनी चाहिए और इसके सम्मान है, इसका जो सम्मान है विधि व्यवसाय का वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। ये एक इसका उद्देश्य था। न्याय के जो उच्च आदर्श है, न्याय के जो उच्च आदर्श है उनमें क्या करनी है, अभिवृद्धि करनी है, उनमें क्या करनी है, अभिवृद्धि करनी है। और बार और बेंच के बीच में संबंध मधुर बनाए रखना है। क्या करना है, बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध बनाए रखना है, ये भी इसका एक उद्देश्य है। भाई अगर ये सदाचार होगा तो विधि की मर्यादा, विधि व्यवसाय की मर्यादा भी बनेगी, इसका सम्मान भी अक्षुण्ण रहेगा, न्याय के जो उच्च आदर्श है उनमें अभिवृद्धि होगी और बार और बेंच के बीच संबंध भी क्या रहेंगे, मधुर रहेंगे। अधिवक्ता का अपने पक्षकारों के प्रति, अपने विरोधी पक्षकारों के, विरोधी पक्षों के विरुद्ध न्यायालय के प्रति वैश्वासिक संबंधों को बनाए रखने के लिए भी ये वर्तिक सदाचार जरूरी है। बाहर के सदस्यों के बीच बंधुत्व की भावना का संचार भी इस उद्देश्य से किया गया है। बाहर के जो सदस्य हैं उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, बंधुत्व की भावना का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है कि अगर अधिवक्ताओं में वर्तिक सदाचार होंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच में भी क्या होगा, भाईचारा या बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगी। जनसाधारण के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए प्रेरित करना भी इसका एक उद्देश्य है। यानी विधिज्ञ परिषद के द्वारा अधिवक्ताओं के आचरण मानक, शिष्टाचार के मानक तय किए गए, वो इसलिए किए गए हैं कि अगर ऐसी बातों का उल्लंघन किया जाएगा, वर्तिक सदाचार का उल्लंघन किया जाएगा तो उनको दंडित किया जाएगा। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि अगर वर्तिक सदाचार होंगे तो विधि की मर्यादा है, विधि व्यवसाय की मर्यादा भी बढ़ेगी, सम्मान भी रहेगा, न्याय के उच्च आदर्श उनकी भी अभिवृद्धि होगी, बार बेंच के संबंध भी मधुर होंगे, पक्षकारों में भी वैश्वासिक संबंध स्थापित होंगे, जो क्लाइंट्स हैं, जो वकील साथी हैं, उनमें भी आपस में बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगी। जनसाधारण के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक ये पालन करेगा। इन सब का उद्देश्य यही था कि एक अधिवक्ताओं को इन वर्तिक सदाचार का पालन करना चाहिए। वर्तिक सदाचार न्याय प्रशासन की धुरी है। ये जो वर्तिक सदाचार है इसको न्याय प्रशासन की धुरी माना गया है। क्या माना गया है, न्याय प्रशासन की धुरी माना गया है। जैसे न्याय प्रशासन किस पर टिका हुआ है, इस वर्तिक सदाचार पर टिका हुआ है, ये इसका बेस है, ये इसकी धुरी है। अगर ये कमजोर हो जाएगी तो न्याय प्रशासन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। तो न्याय प्रशासन की धुरी इस वर्तिक सदाचार को मानी गई, यानी पूरा व्यवसाय इसी सदाचार पर टिका हुआ है। न्याय की अवधारणा वर्तिक सदाचार से ही फलीभूत हो सकती है। न्याय जो, जहां न्याय की बात आएगी वो तभी हो पाएगा जब ऐसे सदाचार होंगे, तभी न्याय होगा। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आप हमारा फैसला कर दीजिए, अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है कि ये पूरा ईमानदारी के साथ काम करेगा, ये निष्ठा के साथ काम करेगा, दोनों पक्षों को सुन करके काम करेगा, किसी एक से मिलेगा नहीं, किसी एक से रिश्वत नहीं लेगा, अगर ऐसा विश्वास है कि ये व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, तब तो न्याय फलेगा, लोग उसके पास फिर से जाएंगे न्याय करवाने के लिए। अगर एक बार उसने न्याय कर दिया, लोगों से पैसे ले लिया, लोगों के पक्ष में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, तो दोबारा कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को न्याय के लिए नहीं सौंपेगा, क्योंकि फिर उसमें वो बात नहीं है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, तो उसकी छवि खराब हो जाती है। ऐसे ही न्यायालय को भी अपनी छवि बनाए रखनी पड़ती है, इसकी गरिमा को बनाए रखना पड़ता है, ताकि लोगों में न्याय के प्रति आस्था पैदा हो, न्यायालय के प्रति विश्वास बना रहे। संविधान के लक्ष्य और जो उच्च आदर्श है उनको पाने के लिए भी वर्तिक सदाचार और बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों का अस्तित्व अपरिहार्य है।
यानी संविधान में कहा गया है कि हमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करना है, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि बार और बेंच के बीच में संबंध मधुर हो, पक्षकारों के प्रति इनके जो व्यवहार है वो सदाचार बनाए रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्तिक सदाचार नहीं होने के कारण न्याय प्रशासन के उच्च आदर्शों को या संविधान में जो लक्ष्य दिए गए उनको प्राप्त करना मुश्किल होगा। हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया था कि न्यायालयों का बहिष्कार करना, हड़ताल रखना वर्तिक सदाचार के विरुद्ध है। भाई न्याय ये उप्पल के मामले में कहा गया कि बार बार न्यायिक जो हड़ताल है, अधिवक्ता हड़ताल करते हैं, तो ये क्या है, वर्तिक सदाचार के खिलाफ माना गया है। इसे किसी भी अधिवक्ता को वर्तिक सदाचार के प्रतिकूल कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी कोई भी अधिवक्ता वो वर्तिक सदाचार का पालन करेगा, वर्तिक सदाचार के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, इसकी इजाजत कभी भी नहीं दी जाएगी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मामले में भी कहा गया कि फीस के बदले फाइलों को रोके रखने को वर्तिक सदाचार का उल्लंघन माना गया है। एक अधिवक्ता ये कहता है कि जब तक फीस नहीं आएगी तेरी फाइल में न्यायालय में पेश नहीं करूंगा या तेरी फाइल में कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तो ऐसा अगर उसका आचरण है तो वो वर्तिक सदाचार के विरुद्ध माना गया, यानी वर्तिक अवचार माना गया है। अधिवक्ता का तो कर्तव्य है कि फीस तो आ जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन उसका कार्य नहीं रुकना चाहिए, ये तो उसका अच्छा आचरण है। लेकिन फीस के बदले में अगर कार्य को रोक देता है तो ये उसका गलत आचरण माना गया है। इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में भी कहा गया था कि धन का दुर्विनियोग को अधिवक्ता का वर्तिक कदाचार माना गया है। अगर कोई धन है जो पक्षकार को मिलना था और उसका दुर्विनियोग अपने लिए कर लेता है तो ये भी वर्तिक कदाचार माना गया है, अर्थात वर्तिक सदाचार का उल्लंघन माना गया है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक अधिवक्ता का अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहना, ईमानदारी से कार्य करना और विश्वास बनाए रखना ही क्या है, वर्तिक सदाचार है। तो ये चीजें क्या है, ये वर्तिक सदाचार का मतलब यही है कि भाई न्यायालय के प्रति विश्वास बना रहे लोगों का, और पक्षकार का भी विश्वास न्यायालय के प्रति बना रहे, अधिवक्ताओं के प्रति बना रहे। अधिवक्ता अपनी ईमानदारी के साथ कार्य करे, निष्ठा के साथ कार्य करे, पूरी मेहनत के साथ, पूरे ज्ञान के साथ कार्य करेगा, तो ये तमाम चीजें, ये तमाम जो कर्तव्य का पालन है, ये क्या कहलाएंगे, वर्तिक सदाचार कहलाएंगे। अगर इनके विरुद्ध जाके कार्य करता है तो फिर वो वर्तिक अवचार की श्रेणी में आ जाता है। तो हमेशा वर्तिक सदाचार का एक अधिवक्ता को पालन करते रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा, तभी व्यवसाय में सफल होगा और व्यवसाय दिनों दिन उसकी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो वर्तिक सदाचार क्या है, हमने इस बात को बखूबी समझा है। अब इसी का ही एक जो दूसरा रूप है वो है वर्तिक अवचार। क्या है, वर्तिक अवचार। तो वर्तिक अवचार किसको कहते हैं? वर्तिक सदाचार को हमने देखा कि अच्छा आचरण। अच्छा आचरण का मतलब किसके प्रति, न्यायालय के प्रति भी अच्छा आचरण होना चाहिए, पक्षकारों के प्रति भी अच्छा आचरण होना चाहिए, अपने आप के प्रति भी अच्छा आचरण होना चाहिए, अपने साथी अधिवक्ताओं के प्रति भी अच्छा आचरण होना चाहिए और आम जनता के प्रति भी अच्छा आचरण होना चाहिए। ये जो अच्छा आचरण है इसी को वर्तिक सदाचार या वर्तिक आचार कहा गया है। अब दूसरा शब्द आता है वर्तिक अवचार। वर्तिक अवचार का मतलब सीधा सीधा ये है कि वर्तिक सदाचार का उल्लंघन अगर किया गया है, वर्तिक सदाचार जिसका पालन किया जाना अधिवक्ता का कर्तव्य था, और अगर इस वर्तिक सदाचार के विरोध में काम किया है, उसके उल्लंघन स्वरूप कोई कार्य किया है, तो वो किसमें आएगा, वर्तिक अवचार में आएगा। यानी बुरा व्यवहार, यानी गलत आचरण किसको कहा गया है, अवचार को कहा गया है। मिसकंडक्ट इसके लिए शब्द यूज किया गया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी वर्तिक अवचार। जो व्यवहार व्यवसाय के लिए करना था उसके विरुद्ध अगर कार्य किया तो उसको अवचार की श्रेणी में माना जाता है। अधिवक्ताओं को अपनी आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन प्रत्येक अधिवक्ता को करना चाहिए। अधिवक्ता के लिए आचार संहिता बनी हुई है कि भाई ये कार्य अधिवक्ता करेगा, और ऐसा प्रत्येक अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह इस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करे। प्रत्येक अधिवक्ता की ड्यूटी बनती है कि जो आचार संहिता है उसका पालन करे, विधि व्यवसाय की गरिमा के अनुकूल कार्य करे, कोई कार्य ऐसा नहीं करे जिससे अधिवक्ता की साख पर आंच आए। भाई कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा जिससे क्या हो, अधिवक्ता की साख पर आंच आए। किससे, अधिवक्ता की साख पर, अधिवक्ता की रेपुटेशन पर आंच अगर आएगी, ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे अधिवक्ता पर उंगली उठेगी, तो वो फिर क्या कहलाएगा, वर्तिक कदाचार कहलाएगा। तो अधिवक्ता को हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसकी गरिमा
बनी रहे, लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। वकालत का जो व्यवसाय है वो स्टार्टिंग से, जैसे मैंने पहले कहा था अभय प्रकाश साय वर्सेस हाईकोर्ट पटना के मामले में, कि ये बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जाता है। समाज में अधिवक्ताओं का प्रतिष्ठित स्थान रहा है, लोग इसको देखते हैं। प्रोफेशन, जो बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन है, लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा एडवोकेट है, वकील है, तो ये अपने आप में एक समाज में गौरवशाली पद माना जाता है। तो इसके लिए भी अपने सदाचार का पालन करना होगा, तभी वो गौरवमय पद हासिल कर पाएगा। अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान बना रहे। भी हर अधिवक्ता से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान बने, ताकि लोगों में उसकी जो है रेपुटेशन वो कायम रहे, न्यायालय की रेपुटेशन बनी रहे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे इस गरिमा को आंच आए। अगर ऐसा कोई कार्य करेगा तो वो वर्तिक कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा, वर्तिक अवचार माना जाएगा। विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहना वर्तिक सदाचार है, और अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिकूल आचरण क्या कहलाता है? वर्तिक अवचार या कदाचार कहलाता है। इसको कदाचार भी कह सकते हैं, वर्तिक अवचार भी कहते हैं, वर्तिक कदाचार भी कहते हैं। तो कदाचार का मतलब बुरा आचरण, बुरा आचरण करते ही क्या हो जाएगा? कदाचार की श्रेणी में आ जाएगा। वर्तिक अवचार है क्या? वर्तिक अवचार है क्या? वर्तिक अवचार क्या है? तो किसको कहेंगे वर्तिक अवचार? वर्तिक अवचार की कोई वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि हम इसको वर्तिक अवचार कहते हैं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन वर्तिक अवचार को किसी परिधि में परिसीमित भी नहीं किया जा सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये लिस्ट बना दी, ये कार्य करेगा तो वर्तिक अवचार है, ये करेगा तो वर्तिक सदाचार है। यानी हम इनकी कोई एक सूची भी नहीं बना सकते, हम इसको परिसीमित भी नहीं कर सकते। कब कौन सा कार्य वर्तिक अवचार की श्रेणी में आ जाए, ये तथ्य और परिस्थितियों का मामला है। एक अधिवक्ता का आचरण तय करेगा कि वो कैसा है। उससे अगर न्यायालय की गरिमा को ठेस लगती है, उसके सम्मान में कमी आती है, तो वो निश्चित रूप से वर्तिक अवचार की श्रेणी में आएगा। अगर एक कोई कार्य ऐसा जिससे न्यायालय का भी सम्मान हो रहा है, न्यायालय की भी गरिमा बन रही है, अधिवक्ता का भी सम्मान हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से उसका वर्तिक सदाचार कहलाएगा। तो ये हर एक मामले पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्य उसका वर्तिक अवचार है और कौन सा उसका सदाचार है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, फिर भी कुछ चीजों को ये माना गया है कि अगर ऐसा कार्य करता है तो ये वर्तिक अवचार की श्रेणी में आता है। इनके अलावा भी कोई कार्य ऐसा हो सकता है जो वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना जा सकता है। जैसे कुछ बातें बताई गई है कि उनको वर्तिक अवचार माना गया है। तो जैसे पक्षकारों को जानबूझकर गलत राय देना, अगर पक्षकारों को गलत राय देता है, जानबूझकर गलत राय देता है, तो इसको वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना गया है। भाई अधिवक्ता का तो कर्तव्य यह था कि वो पक्षकार उसके पास आए तो उसको सही जानकारी दे। अगर अधिवक्ता उसको गलत राय देता है, गलत उसको एडवाइस करता है, तो फिर वो वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना जाता है। पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं देना, अगर अधिवक्ता पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, भाई उसका वो कर्तव्य था कि पक्षकारों से फीस ली है, पक्षकार ने उसको अपॉइंट किया है अधिवक्ता के रूप में, तो वो समय पर न्यायालय में उपस्थित हो, ये उसका कर्तव्य था। लेकिन वो समय पर उपस्थित नहीं होता है, उधर कोर्ट में आवाज लगाई जाती है, उसको बुलाया जाता है, लेकिन अधिवक्ता कोर्ट में जाता ही नहीं। तो ऐसा नहीं, ऐसा करना पक्षकारों के द्वारा पक्षकारों का पक्ष रखने के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होना वर्तिक कदाचार की श्रेणी में माना गया है। पक्षकारों के मामलों की निष्ठापूर्वक पैरवी नहीं करना, अगर पक्षकारों की निष्ठापूर्वक पैरवी नहीं करेगा तो इसको भी क्या माना गया? वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना गया है, यानी इसको भी मिसकंडक्ट माना है। विपक्षी से दुर्विसंधि कर लेना, सामने वाले पक्षकार से मिल जाना, विपक्षी से क्या कर लेना? दुर्विसंधि कर लेना। दोनों पक्षकार मिलकर के कि ठीक है अपन ऐसा करेंगे, न्यायालय को गुमराह करते हैं, तो वो भी क्या माना गया? वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना गया है। पक्षकारों से अवैध रूप से फीस या राशि वसूल करना, अगर कोई पक्षकार है उससे अवैध रूप से क्या करता है? कोई फीस या राशि वसूल करता है, तो वो भी क्या है? वो भी वर्तिक अवचार की श्रेणी में आता है। वर्तिक सदाचार तो ये कहता है कि वो अपनी फीस जो भी है वो फीस ले ले, अवैध तरीके से कोई किसी प्रकार से पैसा नहीं ले। अगर वो फीस के अलावा अवैध तरीके से कोई फीस लेता है या कोई राशि वसूल करता है, तो उसको वर्तिक अवचार या कदाचार की श्रेणी में माना गया है। वादग्रस्त संपत्ति से व्यवहार करना और उसे अपने लिए क्रय करना, अगर कोई विवादग्रस्त संपत्ति है और उस विवादग्रस्त संपत्ति से वकील अधिवक्ता क्या कर लेता है? कोई संव्यवहार करता है, तो ऐसा संव्यवहार क्या माना जाएगा? वर्तिक अवचार की श्रेणी में माना जाएगा। मान लो एक प्लॉट का विवाद है,
ए का प्लॉट है और इस पर बी ने कब्जा कर लिया। अब अधिवक्ता ये कहता है कि तेरा प्लॉट बी ने कब्जा कर रखा है, ये तो छुटना मुश्किल है, और तू ऐसे कर, ये 10 लाख की कीमत का प्लॉट है, तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा, अगर 5 लाख रुपए में तू मुझे दे रहा है तो छोड़ दे, बाकी कब्जा वब्जा मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप खाली करवा लूंगा, आपको 5 लाख रुपए लेके चलो ये प्लॉट मुझे विक्रय कर दो। अगर कोई अधिवक्ता ऐसे ट्रांजैक्शन करता है, ऐसा संविवाद करता है, विवादग्रस्त संपत्ति के विक्रय को लेकर अपना पक्ष रखता है, अपने अपने पक्ष में विक्रय करवाता है, तो ऐसा भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। अगर कोई अधिवक्ता न्यायालय में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। इसके साथ साथ न्यायालय में अनावश्यक रूप से उत्तेजित होता है। न्यायालय में जरूरी वहां ऐसे उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जानबूझ करके ऐसे उत्तेजित हो रहा है तो उसको भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना गया, वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। अगर न्यायाधीशों पर कोई मिथ्या लांछन लगाता है, कोई झूठा आरोप लगाता है जिसमें कतई सच्चाई नहीं है, तो ऐसा मिथ्या लांछन भी क्या माना गया, अधिवक्ता का वर्तिक अवतार माना गया। यानी इस ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अधिवक्ता पर झूठे आरोप लगाएगा, मिथ्या लांछन लगाएगा, तो अधिवक्ताओं के और न्यायालय के संबंध क्या नहीं रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे, मधुर संबंध खराब हो जाएंगे, तो इससे ये वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। न्यायिक निर्णय, आदेश आदि पर अनावश्यक टिप्पणी करना। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उस पर अनावश्यक रूप से कोई टीका टिप्पणी करता है कि इसने गलत तरीके से दिया, इसने फाइलों को पढ़ा नहीं है, इसने तथ्यों को देखा नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसे अगर कोई अनर्गल आरोप लगाता है तो वो भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में माने जाते हैं। पक्षकारों की राशि को न्यायालय में जमा नहीं कराने या पक्षकारों को नहीं देना भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना गया है। भाई न्यायालय ने कोई फाइन लगाया था, पक्षकार ने कोई फाइन जमा करवाया, वकील साहब को दिया कि जाके आप न्यायालय में जमा करवा दो, और वो न्यायालय में जमा नहीं करके अपने किसी दुर्विनियोग करता है, अपने दुरुपयोग के लिए उसको यूज करता है, तो वो मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना गया, वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। पक्षकारों की पत्रावली और दस्तावेजों को रोक लेना भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना गया है। विपक्षकारों की तरफ से कोई फाइल पेश करनी थी लेकिन नहीं की, तो ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। पक्षकारों के धन का दुर्विनियोग करता है तो वो भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में आता है। न्यायाधीशों के नाम से अगर रिश्वत लेता है, ये कहता है कि मैं आपका फैसला करवा दूंगा और न्यायाधीश को इतने रुपए देने पड़ेंगे रिश्वत के, अगर ऐसा करके कोई पैसा लेता है, रिश्वत लेता है न्यायाधीश के नाम पर, तो वो भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। पक्षकारों को निर्णय आदेश की यथा समय सूचना नहीं देना। अगर न्यायालय ने आज कोई निर्णय दिया है, पक्षकार आज हाजिर नहीं है, न्यायालय में उपस्थित नहीं आया, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पक्षकार को समय पर सूचना दे कि आज न्यायालय ने आपके मामले में ये फैसला किया है, इसकी सूचना समय पर दिया जाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करता है, पक्षकारों को समय पर सूचना नहीं देता है, तो ऐसा भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। ऐसे कुछ कार्य थे जिनको वर्तिक कदाचार माना गया है, और ऐसे अवतार के लिए न्यायालय समय समय पर व्याख्या भी करता रहता है कि कब कौन सा मामला वर्तिक अवतार की श्रेणी में आता है। कुछ मामलों में कहा गया है कि ऐसा आचरण जो अनुशासन भंग करने वाला है तो उसको भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। इसके साथ साथ नैतिक उद्यमिता और नैतिक भ्रष्टता भी इसमें शामिल है। अगर व्यक्ति नैतिक तरीके से गिर जाता है, कोई कार्य ऐसा करता है जिससे नैतिक रूप से उसका पतन हो जाता है, तो वो भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में आता है। ठीक है। अपने कर्तव्य की घोर उपेक्षा करता है। अधिवक्ता की ड्यूटी थी कार्य करने की, लेकिन नहीं करता है, कर्तव्य की घोर उपेक्षा करता है, तो ऐसे घोर उपेक्षा वाले कर्तव्य भी क्या माने गए, मिसकंडक्ट की श्रेणी में माने गए, वर्तिक अवतार इन्हें माना गया है। अगर कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय के साथ साथ अन्य कोई व्यवसाय करता है तो यह भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया। एक अधिवक्ता 24 घंटे अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहे, अगर वह किसी दूसरे व्यवसाय में संलग्न है तो इसका मतलब वो वैदिक व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न है तो वो मिसकंडक्ट माना गया, वर्तिक अवतार माना गया है। एक अधिवक्ता साथ में पेट्रोलियम उत्पाद का व्यवसाय भी करता था तो उसको वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया था। विधि व्यवसाय के साथ एसटीडी बूथ चलाने को भी वर्तिक अवतार माना गया। डी साईं बाबा वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मामला था जिसमें कहा गया कि एक अधिवक्ता न्यायालय में जाता, उसके बाद में वो एसटीडी बूथ चलाता था, फिर पूरे टाइम एसटीडी बूथ पर रहता, फिर अगले दिन कोर्ट जाता, ऐसे वो करता था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप जब व्यवसाय दूसरा साथ में कर रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से वकालत के पैसे पर नहीं है, और वकालत के पैसे पर अगर पूरा टाइम नहीं दे रहे तो ये मिसकंडक्ट माना गया, ये वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया था। डॉक्टर हनीराज चुलानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कहा गया कि अपीलार्थी को चिकित्सा व्यवसाय के साथ विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं दी गई। डॉक्टर हनीराज एल चुलानी डॉक्टर था
और इसने एलएलबी करके ये कहा कि भी मैं डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर का काम भी करूंगा और साथ में विधि व्यवसाय करूंगा। तो ऐसा वर्तिक अवतार के श्रेणी में माना गया कि विधि व्यवसाय 24 घंटे अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। अगर वह पार्ट टाइम अपना व्यवसाय करता है, डॉक्टरी करता है, तो वो वकालत के पैसे को पूरा समय नहीं दे पाएगा, इसलिए वो वर्तिक अवतार के श्रेणी में माना गया। हरीश उत्पल के मामले में कहा था कि अधिवक्ताओं के बार बार हड़ताल पर जाना वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया था। बलजीत सिंह के मामले में कहा गया कि पक्षकार की ओर से स्वयं अधिवक्ता द्वारा अपने नाम से शपथ पत्र दिया जाना वर्तिक अवतार माना गया। वे अधिवक्ता की ड्यूटी बनती है कि अगर एफिडेविट देना है तो वो पक्षकार के नाम से दे। पक्षकार के मामले में खुद अधिवक्ता अपना एफिडेविट देगा तो वो वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे तो अधिवक्ता कल को जमानत भी ले लेगा किसी की, तो नहीं ले सकता, ये मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। फीस के बदले पक्षकार की पत्रावली रोक लेने को भी वर्तिक अवतार माना गया था। ठीक है, ऐसे कई मामले हैं जो समय समय पर वर्तिक अवतार की श्रेणी में आ गया। रिश्वत लेना वर्तिक अवतार माना गया। चंद्र प्रकाश त्यागी बनारसी दास के मामलों में कहा गया कि दोनों पक्षों की ओर से पैरवी किए जाने को भी वर्तिक अवतार माना गया। भाई दो पक्षकार आएंगे, ए की तरफ से अधिवक्ता हो गया और बी की तरफ से भी वो अधिवक्ता के रूप में काम करता है, यानी ए के वकील दोनों पक्षों की तरफ से पैरवी करता है, तो इसको भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में माना गया है। तो ये कुछ कार्य थे जिनको वर्तिक अवतार माना गया है, जो विधि व्यवसाय की पवित्रता को आघात पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। तो ऐसे कार्य चाहे वो कोई भी हो, इससे बाहर भी अगर कोई कार्य है वो भी वर्तिक अवतार की श्रेणी में आ सकता है, अगर वह विधिक व्यवसाय के प्रति गलत है या विधि व्यवसाय के कर्तव्यों के प्रति कोई कार्य करता है तो अवतार की श्रेणी में आता है। अब जो स्टेट बार काउंसिल है, राज्य की जो विधिज्ञ परिषद है, क्या दंड दे सकती है विधिक अवतार के लिए, ऐसे वर्तिक अवतार के लिए क्या दंड दे सकती है? तो उस दंड के बारे में बताया गया है कि जो विधिज्ञ परिषद है उसको दंड देने की शक्तियां दी गई है। वर्तिक अवतार एक बुराई है जिसका निराकरण आवश्यक है। अगर ऐसा मान लो कदाचार कर दिया और इसका कोई दंड की व्यवस्था नहीं की, अगर दंड का प्रावधान नहीं किया तो ये फिर कोई अच्छी बात नहीं है। भाई दंड अगर नहीं होगा तो फिर इस कदाचार का मतलब क्या हुआ? फिर तो कदाचार करता रहे, उसको कोई सजा ही नहीं मिलेगी। तो कदाचार के लिए दंड की व्यवस्था भी जरूरी है। कोई भी अपराध होगा तो उसका निवारण किया जाना भी जरूरी है। तो यहाँ कदाचार किया तो इसका निराकरण भी जरूरी है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं कि अगर कोई वर्तिक कदाचार करता है, वर्तिक अवतार करता है, तो उस राज्य की विधिज्ञ परिषद क्या कर सकती है? उसकी जांच कर सकती है और उसको दंडित कर सकती है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में, धारा 35 में कहा गया है कि राज्य विधिज्ञ परिषद को अवतार के लिए अधिवक्ताओं को दंड देने की शक्तियां प्रदान की गई है। इसमें किसको दी गई है? राज्य विधिज्ञ परिषद को, यानी स्टेट बार काउंसिल को राज्य विधिज्ञ परिषद, इसको क्या दी गई है? शक्ति दी गई है कि अगर कोई अधिवक्ता विधिक अवतार, वर्तिक अवतार करता है तो उसको दंड दे सकती है। कौन? स्टेट की बार काउंसिल दंड देने के लिए शक्तियां उसको प्रदान की गई है धारा 35 के तहत। जहां कब देगा ये? कब? जहां राज्य विधिज्ञ परिषद को शिकायत पर, या तो राज्य विधिज्ञ परिषद को क्या मिल जाती है? कोई शिकायत मिलती है, स्टेट की बार काउंसिल को कोई शिकायत कर देता है, या राज्य विधिज्ञ परिषद को स्वयं ऐसा प्रतीत होता है, या तो इसे स्वयं ऐसा पता चले कि भाई फला अधिवक्ता ने ऐसा गलत कार्य किया है, या कोई इस ऐसे अधिवक्ता की शिकायत कर दे कि इस अधिवक्ता ने ऐसा कार्य किया है। तब या तो शिकायत पर या स्वयं प्रतीत होने पर कोई अधिवक्ता वर्तिक अवतार का दोषी है। इनको या तो खुद को ऐसे लगता है कि ये अधिवक्ता क्या है, वर्तिक अवतार का दोषी है, या किसी ने शिकायत कर दी कि भाई इस अधिवक्ता ने ये गलत काम कर दिया तो वर्तिक अवतार का दोषी है, वर्तिक अवतार का दोषी है, या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वर्तिक अवतार का दोषी है, तो वह मामले को निपटाने हेतु अनुशासन समिति को निर्दिष्ट करेगा। अनुशासन समिति को क्या करेगा? मामला रेफर कर देगा। भाई अगर राज्य विधिज्ञ परिषद को कोई मामला, कोई शिकायत की जाती है, तब वह क्या करेगा? उसको ये प्रतीत होता है कि ये अधिवक्ता वर्तिक अवतार का दोषी है, या उसकी स्टेट बार काउंसिल की जो नामावली होती है, जो अधिवक्ताओं की नामावली रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज कोई व्यक्ति अधिवक्ता
ऐसे वर्तिक उपचार का दोषी है तो वो उसकी जांच के लिए किसको भेजेगा, उसकी जांच के लिए मामला अनुशासन समिति को भेजेगा, अनुशासन समिति उसकी जांच करेगी। राज्य विधिज्ञ परिषद ऐसे मामले को स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर ऐसी अनुशासन समिति से वापस लेकर इसे किसी अन्य अनुशासन समिति को भेज सकता है। अगर अनुशासन समिति ने मामला भेज दिया, अनुशासन समिति के पास मामला भेज दिया, या तो पक्षकार कह दे कि इससे लेके किसी दूसरे के पास भेजा जाए, ये ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, या विधिज्ञ परिषद खुद को ये लगता है कि ये मामला दूसरी जगह भेजा जाए, दूसरी अनुशासन समिति को, तो दूसरे को रेफर कर सकता है। इसके साथ साथ शिकायत मिलने पर अनुशासन समिति द्वारा सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी। जैसे इसको शिकायत मिलेगी अनुशासन समिति को, तो फिर ये एक तारीख तय करेगी सुनवाई के लिए। सुनवाई के लिए क्या करेगी, एक तारीख तय करेगी कि अब पक्षकारों को नोटिस दिया जाएगा, जिसके विरुद्ध शिकायत की उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि आप इतनी तारीख को अनुशासन समिति के समक्ष पेश हों और अपने जो भी तथ्य, अपने जो भी साक्ष्य वो यहाँ पर प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। तो दोनों पक्षकारों को सुनवाई के लिए सूचना देगी और राज्य के महाधिवक्ता को भी इसकी सूचना दी जाएगी। और ऐसी सूचना के बाद क्या करेगा, कोई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करेगा। आदेश में क्या करेगा, या तो ऐसी शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो शिकायत को खारिज कर देगा। भी आदेश क्या करेगा, सूचना इसके पास शिकायत आई, शिकायत पर दोनों पक्षों को सुना, सुनने के बाद में आदेश किया, तो आदेश में क्या करेगा, या तो अगर शिकायत सही है तब तो दंड देगा, शिकायत झूठी है तो ऐसी शिकायत को क्या कर देगा, खारिज करने का आदेश देगा। अगर उसको ये लगता है कि भाई अधिवक्ता को चेतावनी देनी है, अधिवक्ता को दिग्दंड देना है, तो वो उसको वैसा दंड देगी, चेतावनी देके छोड़ देगी कि एक बार पहला अपराध है, आपको छोड़ा जा रहा है, आइंदा से किया तो आपकी जो सन्नत है, जो आपकी जो डिग्री है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एनरोलमेंट नामावली से हटा दिया जाएगा, आपका राज्य की नामावली से नाम काट दिया जाएगा, आपकी हमेशा हमेशा के लिए सन्नत खत्म की जा सकती है, या आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसे आदेश पारित कर सकता है। यानी अधिवक्ता को दिग्दंड दे सकेगी या उतनी अवधि तक निलंबित कर सकेगी। भाई ये कह दे कि आपकी जांच सही पाएगी, शिकायत में आप दोषी हैं और आप 5 वर्ष तक वकालत नहीं कर सकते, तो ऐसी सीमित अवधि के लिए उसका सस्पेंशन भी किया जा सकता है। या अगर उसको ये लगता है कि मामला गंभीर प्रकृति का है तो वह उस अधिवक्ता की राज्य नामावली में जिसका नाम दर्ज है, ऐसी नामावली से उसका नाम भी हटा सकता है कि आप हमारे स्टेट के अधिवक्ता नहीं है, आपका नाम कट किया जाता है, तो ऐसा नाम भी हटाया जा सकता है। धारा 35 के तहत अधिवक्ता को दोषी दंडित करने के बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर पक्षकार को प्रतिकर दिलाना है तो प्रतिकर दिला सकता है, या इसका नाम अधिवक्ता से हटाना है नामावली से तो अधिवक्ता का नाम भी हटाया जा सकता है। पक्षकार के धन का दुर्विनियोग और घोरवर्ती उपचार का दोषी मानते हुए अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की नामावली से हटाने का आदेश दिया गया तो इसको जायज माना गया। विपक्षकार का कोई धन था, मान लो पक्षकार को कोई क्लेम मिलना था, बीमा मिलना था 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कोर्ट से तो ले लिए अधिवक्ता ने और अपने काम में ले लिए, अपने यूज में ले लिए, तो इसको घोर वर्तिक उपचार माना गया, इसके लिए अधिवक्ता को दंडित किया गया। धारा 35 के अधीन पारित राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति महाधिवक्ता के आदेश से कोई अगर पीड़ित है तो उसके द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 37 के अंतर्गत कहा कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत विधिज्ञ परिषद, किसमें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत की विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील कर सकता है। यहाँ की राज्य विधिज्ञ परिषद के पास शिकायत आई, इसने अनुशासन समिति को भेज दिया, अनुशासन समिति ने दंड दे दिया और या तो खारिज कर दी शिकायत या दंड दे दिया, दो ही काम करेगी। अगर इससे शिकायत खारिज कर दी तब तो ये पीड़ित पक्ष हो गया, ये शिकायत को लेके कहा जा सकता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास सेक्शन 37 के तहत अपील कर सकता है। अगर अधिवक्ता को दंड दे दिया, इसका नाम हटा दिया या इसका जो कुछ समय के लिए सस्पेंशन कर दिया, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अधिवक्ता सेक्शन 37 के तहत क्या कर सकता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष अपील कर सकता है और अपने मामले का 7 दिन के अंतर्गत निर्धारण करवा सकता है। जब 60 दिन में क्या करेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे मामलों का निपटारा करेगी। ठीक है, तो ये स्टेट की बार काउंसिल को पावर दी गई है। ऐसे ही अपील में मामला चला गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामला आ गया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास मामला आएगा तो या तो ऐसी शिकायत को सही पाएगा तब तो आगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो स्टेट की बार काउंसिल ने दंड दिया उसको आगे यथावत कर देगी,
अगर उसने लगता है कि भाई गलत तरीके से यहाँ दंड दिया गया तो वो ऐसी शिकायत को खारिज कर सकती है, इसके दंड को माफ कर सकती है, इसके दंड को कम कर सकती है, और या ऐसे दंडादेश के आदेश को निरस्त कर सकती है। तो ये सारे पावर है वो सेक्शन 36 और 37 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रहेगी। विधि के परिषद की अनुशासन समिति के द्वारा अगर दंडादेश दिया गया तो उसके विरुद्ध क्या क्या उपचार है। भाई इस अनुशासन समिति ने कोई दंड दे दिया तो इसके विरुद्ध क्या क्या उपचार है। तो इसके विरुद्ध एक उपचार तो ये कि इसकी अपील की जा सकती है, ऊपर भारत की विधि के परिषद में इसकी अपील की जा सकती है सेक्शन 37 के तहत। उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है। विधि के परिषद से मामला हो गया तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या विधि के परिषद के द्वारा अगर कोई आदेश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश को रोक सकता है। जो अनुशासन समिति ने जो आदेश दिया उसको रोका जा सकता है न्यायालयों के द्वारा। ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन करने का भी आदेश दिया जा सकता है, वो चाहे तो उसका पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं। भी आप दोबारा से अपने अनुशासन समिति ने कोई आदेश दिया है तो उसका एक बार पुनर्वलोकन करें तो इसका पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो दंडों के बारे में था स्टेट की बार काउंसिल का आचार और आचार को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बाकी तो फिर और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक ही है। अधिवक्ता कौन है? जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज होता है वो अधिवक्ता होता है। जिसने LLB की डिग्री धारण की है, जो उपाधि धारण की है, वो अधिवक्ता हो सकता है। पर यह ध्यान रखना कि अधिवक्ता तभी होगा जब उसकी किसी राज्य की अधिवक्ता नामावली में उसका नाम दर्ज होगा, तभी वो अधिवक्ता कहलाएगा। विधि व्यवसाय का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? जो विधि स्नातक हो, जिसने LLB की डिग्री हासिल की हो और जिसका विधि के परिषद की अधिवक्ता नामावली में नाम दर्ज है, वो व्यक्ति विधि व्यवसाय करने का हकदार होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी तो 2-3 केसेस की और वीडियो पहले से हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर न्यायालय अवमान का इससे पहले वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। बार बेंच के मधुर संबंधों को लेके भी पहले से वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ एडवोकेट एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, अधिवक्ता अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है, वो भी पहले से वीडियो बना हुआ है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।